14 जुलाई 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने मून मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। यह इसरो द्वारा किया जाने वाला तीसरा मून मिशन है और वैज्ञानिक इसके जरिए चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है बिल्कुल आराम से बिना किसी झटके के लैंडिंग करना। आखिर चांद के साउथ पोल पर लैंड करना इतना इम्पोर्टेंट और कठिन क्यों है? क्यों हर देश चांद पर जाने की होड़ में लगा हुआ है? चांद पर ऐसी क्या चीज मौजूद है जो दुनिया भर के देशों को अट्रैक्ट कर रही है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान 3 रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। इस लॉन्च के फेज 1 में यह पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऑर्बिट में फिक्स हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मुताबिक अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यानी अगर कोई भी चीज इस 100 किलोमीटर की रेखा को पार कर देती है तो वह अंतरिक्ष में चली जाती है। इस रेखा को कारमन लाइन कहा जाता है और इस टॉपिक पर हम एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसकी लॉन्च को करोड़ों लोगों ने देखा था। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में 23 अगस्त तक का समय लगेगा। शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि एक सिंपल स्पेसक्राफ्ट को चांद तक ले जाने में आखिर इतना समय क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसरो एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से चंद्रयान 3 को चांद तक भेजना चाहता है। सबसे पहले इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में एक रॉकेट के जरिए भेजा गया। धीरे धीरे वैज्ञानिक इस ऑर्बिट को बढ़ाते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब यह स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाने के बहुत करीब होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें से ज्यादातर प्रोसेस बिना किसी फ्यूल के किया जाएगा। वैज्ञानिक सिर्फ पृथ्वी की ग्रेविटी से ही चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट में घुमाते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब यह चांद के बहुत करीब होगा और तब वैज्ञानिक इसका इंजन स्टार्ट करके इसे चांद के ऑर्बिट में शामिल कर देंगे। उसके बाद वैज्ञानिक ऑर्बिट को छोटा करते चले जाएंगे और अंत में चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल परफेक्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद वैज्ञानिक लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करेंगे और उसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भेज देंगे। इस मिशन के मुख्यतः 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल वह हिस्सा है जो चांद का चक्कर लगाएगा और एक रिले सैटेलाइट का काम करेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस तरह की सैटेलाइट वैज्ञानिकों को स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। वैज्ञानिकों के लिए लैंडर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होगा, जिस वजह से वह इन रिले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। लैंडर वह हिस्सा है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का काम करेगा। इसी लैंडर के अंदर एक रोवर भी मौजूद है जो चांद की सतह पर अपने पहियों के जरिए टहलते टहलते तस्वीरें लेगा। इस मिशन का मुख्य भाग है लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ये एक बहुत ही कठिन काम होता है जिसे आज तक सिर्फ 3 देश ही सक्सेसफुली कर पाए हैं। वह 3 देश हैं चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतारना चाहते हैं। चांद का साउथ पोल बहुत ही खतरनाक एरिया माना जाता है और वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। चांद के साउथ पोल में बहुत लंबे समय तक अंधेरा रहता है, जिस वजह से इसे एक्सप्लोर करना एक बहुत ही कठिन टास्क है। चांद अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिस वजह से इसके साउथ पोल रीजन में एक्सट्रीम डार्कनेस और एक्सट्रीम तापमान देखने को मिलता है। इस एरिया में बहुत सारे गड्ढे भी मौजूद हैं, जिनके बेस को यानी कि उनकी सतह को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाती। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि चांद के साउथ पोल का तापमान करीब -233 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड का लोवेस्ट पॉसिबल तापमान -275.15 डिग्री सेल्सियस है। यह एक फिजिकल लिमिट है और ब्रह्मांड की कोई भी चीज इस तापमान से ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती है। साउथ पोल के कुछ एरियाज में रोशनी जरूर मौजूद रहती है, लेकिन वो भी मुख्यतः रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के कारण हो पाता है। सूर्य से आने वाली रोशनी चांद के विभिन्न स्ट्रक्चर पर पड़ती है और वह उस रोशनी को वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद यह रोशनी फिर से कुछ स्ट्रक्चर्स पर पड़ती है
जो इसे वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही करते करते चांद के साउथ पोल में भी थोड़ी बहुत रोशनी चली जाती है, जिस वजह से कुछ एरिया रोशन हो जाते हैं। इसके अलावा चांद हर साल अपने ऑर्बिट की कुछ ऐसी पोजीशंस पर भी आता है जहां पर साउथ पोल के कुछ हिस्सों पर सूर्य की डायरेक्ट लाइट पड़ने लगती है, लेकिन इसके बावजूद उसका ज्यादातर हिस्सा पूरी तरीके से अंधेरे में रहता है। चांद के इस एरिया में लैंड करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। इसके अलावा वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे और चट्टानें भी मौजूद हैं जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को आसानी से तबाह कर सकती हैं। चांद के साउथ पोल में लैंड फॉर्म बहुत ही उल्टा सीधा है। इस वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर लैंड करना इतना ज्यादा कठिन है तो आखिर इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को यहीं पर क्यों भेजना चाहते हैं? इस सवाल का उत्तर बहुत आसान है। भले ही साउथ पोल बहुत खतरनाक हो, लेकिन वह वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चांद के साउथ पोल पर ही चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी, यानी इस एरिया में पानी मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आगे चलकर जब हम इंसान मून पर अपना बेस बनाएंगे तो यह पानी बहुत ज्यादा काम आएगा। इससे फ्यूचर में होने वाली स्पेस एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसा कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि पानी 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बहुत ही बेसिक केमिकल प्रोसेस के जरिए वैज्ञानिक इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। अलग करने के बाद इन दोनों को ही रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इनके जरिए कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी चलाई जा सकती हैं, जो भविष्य में होना संभव भी है। नासा अपने आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत चांद पर दोबारा से इंसानों को भेजने की प्लानिंग कर रहा है। उनके मुताबिक इस बार इंसान चांद पर सिर्फ एक्सप्लोरेशन करने के लिए नहीं, बल्कि परमानेंट सेटल होने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। नासा अब चांद पर एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है जहां पर भविष्य के इंसान रह पाएंगे। वह बताते हैं कि इस मिशन को वह इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे चलकर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाना उनके लिए आसान हो पाए। चांद के बाद हम इंसानों का अगला टारगेट मंगल ग्रह ही है और हम वहीं पर इंसानों की बड़ी आबादी को भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये अभी भी एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सदी के अंत तक काफी इंसान मंगल ग्रह पर ऑलरेडी जा चुके होंगे। लेकिन इन सभी चीजों की शुरुआत हमारे पड़ोसी चांद से ही होगी। चांद हमारी पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिस वजह से यहाँ पर सामान को भेजना और वहाँ से वापस लाना थोड़ा आसान रहता है। पास में मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिक कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। चांद को आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह समझ सकते हैं। वैज्ञानिक इंसानों को यहाँ पर भेजकर मंगल ग्रह पर जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें पैसों के साथ साथ उनका समय भी बचता है और साथ ही में एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी इतना ज्यादा खतरा नहीं होता। चांद पर मौजूद पानी को एक्सट्रैक्ट करके वैज्ञानिक उससे रॉकेट फ्यूल बनाने की कोशिश करेंगे। भविष्य में इसी रॉकेट फ्यूल को स्पेस मिशंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, जिस वजह से वहां से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना बहुत आसान होता है। इस प्रोसेस में ज्यादा ईंधन खर्च नहीं होता और मिशन के फेल होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। भविष्य में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हम इंसान पृथ्वी के बदले चांद से ही स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करना शुरू कर दें। चांद पर पानी के अलावा भी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स मौजूद है, जिसे हीलियम 3 कहा जाता है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जो हम इंसानों की फ्यूचर एनर्जी नीड्स को आसानी से पूरा कर सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस एलिमेंट का इस्तेमाल करके वे भारी मात्रा में क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम सालों से एक ऐसे ही रिसोर्स को ढूंढ रहे थे जो भारी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज करे और उससे पॉल्यूशन भी ना हो। हीलियम 3 एक ऐसा ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। यही कारण है कि हर देश जल्दी से चांद पर कब्जा जमाना चाहता है ताकि वह इस हीलियम 3 रिसोर्स को अपने कब्जे में कर पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर 1.1 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है, जो आने वाली 10,000 सालों तक हम इंसानों की सारी एनर्जी नीड्स को आसानी से पूरा कर सकता है। वैज्ञानिक चांद पर इसी हीलियम 3 को एक्सट्रैक्ट एंड यूज करने के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। इस रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने के बाद वैज्ञानिक शायद इसे भी स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। चंद्रयान 3 को साउथ पोल में लैंड कराने का एक और बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चांद के इस एरिया में बहुत सारे गड्ढे और चट्टानें मौजूद हैं। वैज्ञानिक बताते हैं
कि भले ही यह गड्ढे और चट्टानें बहुत खतरनाक हों, लेकिन इनके जरिए वह पृथ्वी और चांद की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री को जानने के लिए वैज्ञानिक आमतौर पर उसकी मिट्टी और वहां मौजूद पत्थरों का ही इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग नाम के प्रोसेस के जरिए वह मात्र एक पत्थर को स्टडी करके पूरे ग्रह की हिस्ट्री को निकाल लेते हैं। अगर चांद पर मौजूद पत्थरों के साथ भी वैज्ञानिक ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमें पृथ्वी और चांद दोनों की ही हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके अलावा चांद का साउथ पोल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करने के लिए भी एक परफेक्ट स्थान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर ज्यादा रोशनी नहीं आती, जिस वजह से अंतरिक्ष में मौजूद चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। इस चीज को लाइट पॉल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी के जिन एरिया में कम लाइट पॉल्यूशन होता है वहां पर रात का आसमान बहुत क्लियर दिखाई देता है। अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग लाइट पॉल्यूशन के लेवल्स में रात का आसमान कैसा दिखाई देता है। 23 अगस्त 2023 वह दिन होगा जब चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर यह लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो चंद्रयान 3 को भी सक्सेसफुल मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसरो को एक बार फिर से असफलता हाथ लगेगी और उन्हें इस मिशन को रीट्राई करना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत चांद पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।